स्टूडेंट, आज मैं आयनिक इक्विलिब्रिया का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वाटर का डिसोसिएशन होगा और वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो वाटर डिसोसिएट होगा H+ और OH- के फॉर्म में, ये बतला चुके थे। ये भी बतलाए थे कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा Kw होगा। Kw इज इक्वल टू H+ OH- ये लिखते हैं। Kw का वैल्यू कितना होता है? तो 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग दोनों साइड में लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको log 10⁻⁻14 इज इक्वल टू log H+ OH-। इसको AB के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे log 10⁻⁻14 इज इक्वल टू log H+ प्लस log OH-। log 10⁻⁻14 को log e⁻x, log का फार्मूला याद रखना है, log e⁻x, x log a के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए वैल्यू -14 और log 10 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। फिर इसी इक्वेशन में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको -1 से, तो यहाँ पर ए वैल्यू आएगा 14 इज इक्वल टू -log H+ माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस -log OH-। जो लोग पार्ट 1 का वीडियो मिस किए होंगे तो पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ ये बतला चुके हैं कि pH को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 14 इज इक्वल टू pH प्लस pOH। तो कहीं पर भी हम लोग pH निकालते हैं तो ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर होगा और सॉल्वेंट दोनों का सोर्स होता है H+ और OH- का। ये वैल्यू 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब तक अदर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहे हम लोग 10⁻⁻14 ही मानेंगे। और दूसरा इक्वेशन आएगा कि pH और pOH ये दोनों मिलाकर 14 के बराबर हो। तो सॉल्यूशन कोई भी हो, अगर H+ का मोलरिटी दिया हुआ है तो हम लोग OH- का मोलरिटी निकाल सकते हैं। OH- का मोलरिटी दिया हुआ है तो H+ निकाल सकते हैं। pH दिया हुआ है तो pOH निकाल सकते हैं, pOH दिया हुआ है तब pH निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर के वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू Kw का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, और वहां पर जो pH और pOH 14 लिख रहे हैं, pH प्लस pOH, ये वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन जनरली प्रॉब्लम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ रहता है तो हम लोग यही यूज करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग टू जो pH स्केल होगा 0 से लेकर 14 तक, और बीच वाला जो पार्ट होगा 7 होगा। तो ये pH एक Kw 10⁻⁻14 तक अगर दिया हुआ रहेगा, यानी pKw का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो इसके लिए कंडीशन है यहाँ पर 7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन।
0 दिया हुआ है, इसका मतलब होगा मोस्ट एसिडिक, और 14 दिया हुआ रहेगा, इसका मीन्स होगा मोस्ट बेसिक। एक्चुअली कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, इसको डिसाइड करने के लिए केवल हम लोग पीएच से पता करेंगे तो हर जगह पर सही नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर का वैल्यू चेंज भी कर सकता है। लेकिन ये ऑलवेज वैलिड है कि अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन OH माइनस के कंसेंट्रेशन के अगर बराबर होता है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है OH माइनस से तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो H प्लस से तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन मे बी एसिडिक मे बी बेसिक। ऐसा नहीं सोचना कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो केवल H प्लस होगा, बेसिक सॉल्यूशन है तो केवल OH माइनस होगा। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा वहां पर भी H प्लस होगा और OH माइनस होगा, लेकिन H प्लस का मोलरिटी ज्यादा होगा OH माइनस से। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस का। कंसेंट्रेशन जब भी बात करेंगे तो मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का और भी पार्ट जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मोल कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा, तो भी बीच में डिस्कस करेंगे। तो इसको कॉपी करो। सपोज करो कि टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जानते हो कि टेम्परेचर का वैल्यू अगर चेंज करेगा तो उसके साथ साथ KW का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो मान लो कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर KW का वैल्यू 10⁻⁻12 हो गया। फिर दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का वैल्यू अगर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो इस कंडीशन में KW का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर मान लो कि KW का वैल्यू 10⁻16 हो गया। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि PKW का वैल्यू 16 हो जाएगा और यहाँ पर PKW का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में pH स्केल कहां से कहां तक होगा, तो यहाँ पर pH स्केल का वैल्यू देखेंगे 0 से लेकर 12 और बीच में 6 आएगा। तो जो 6 दिया हुआ रहेगा ये न्यूट्रल पॉइंट है, जबकि यहाँ पर pH स्केल का देखेंगे तो 0 से 16 और यहाँ पर 8 दिया हुआ रहेगा, तो 8 न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो जब 0 दिया हुआ रहेगा इसका मीन्स क्या होगा, मोस्ट एसिडिक
16 दिया हुआ रहेगा, इसका मीन्स होगा मोस्ट बेसिक। सिमिलरली अगर 12 दिया हुआ है, इसका मीन्स होगा मोस्ट बेसिक, और 0 दिया हुआ है, इसका मीन्स होगा मोस्ट एसिडिक। ध्यान देना कि जब भी पीएच का वैल्यू निकालते हैं और कभी कभी पीएच का वैल्यू निगेटिव के फॉर्म में आ जाए, तो हम लोग को निगेटिव आंसर नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए बात करें, तो यहां पर KW का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 होगा, PKW का वैल्यू 14 होगा। तो यहाँ पर जो पीएच स्केल होगा ये 0 से लेकर 14 तक होगा, ये 7 है। तो कभी कभी अगर हम लोग पीएच निकालें और पीएच का वैल्यू -1 में आंसर आ जाए, -2 में आंसर आ जाए, तो ये सब आंसर नहीं करना है। ये केवल ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन काफी ज्यादा एसिडिक है, तो ये सब का आंसर कितना हो जाएगा, 0। उसी प्रकार किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालें, ये 15 आ जाए, 16 आ जाए, ये केवल ये इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन मोस्ट बेसिक है, तो इसका पीएच स्केल के अकॉर्डिंग टू पीएच का वैल्यू 14 होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार अगर प्रॉब्लम में टेम्परेचर का वैल्यू चेंज किया जाता है और KW का वैल्यू भी चेंज कर जाता है, तो कितना भी ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच का वैल्यू 0 होगा, चाहे -1 आए, -2 आए, -3 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 12 से भी अगर ज्यादा रहेगा तो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम पूछा जाता है कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और पीएच का वैल्यू गिवन है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एन इक्वल सॉल्यूशन हैविंग pH is equal to 6 at temperature greater than 25 degree centigrade, KW is equal to 10 to the power minus 12 at this temperature. Predict नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एक प्रॉब्लम यहां से। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर का वैल्यू कह रहा है कि ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग पीएच स्केल डिसाइड करेंगे, जो कि पीएच स्केल यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 12। तो अगर 0 to 12 हम लोग लिख देते हैं और 6 आएगा, तो 6 का मतलब ऐसा नहीं समझेंगे कि 6 का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पीएच स्केल KW चेंज हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल भी चेंज करेंगे। अब पीएच स्केल हमारे पास 0 to 12 होगा और बीच में 6 आएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए कैसा होगा, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब देखो, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कैलकुलेट
number of H plus in 100 milliliter solution having pH 6। pH का वैल्यू 6 दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ H प्लस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले pH 6 दिया हुआ है, इससे हम लोग को H प्लस का मोलरिटी निकालना होगा। पिछले क्लास में बताए थे कि pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और pH का वैल्यू कितना है? 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -6 लॉग H प्लस। जैसा लॉग के रूल के अकॉर्डिंग तो जानते हो कि log x इज इक्वल टू y अगर दिया हुआ है और x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 10 टू दी पावर y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस का जो मोलरिटी होगा ये बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 का। तो देखो H प्लस का मोलरिटी मिल गया 10 टू दी पावर -6, और मोलरिटी जब 10 टू दी पावर -6 m दिया हुआ है और वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो मिली मोल यहां से निकालेंगे, मोल नहीं, आसानी के लिए मिली मोल लिखेंगे। जो लोग मिली मोल का क्लास नहीं किए हैं तो हमारे YouTube के साइट पर जाकर मिली मोल का लेक्चर दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। ऐसे प्रत्येक क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। मिली मोल दिया हुआ है, मिली मोल का बेसिक रिलेशन होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर -6, वॉल्यूम 100, 10 टू दी पावर -4, इतना मिली मोल आ गया। ये मिली मोल किसका है? तो मिली मोल ऑफ H प्लस। और जैसे मिली मोल आ गया, मिली मोल को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं काफी इजीली। 10 टू दी पावर -4 मिली मोल H प्लस दिया हुआ है। मिली को हटाने के लिए बेसिक रूल है कि मिली कहीं पर हटाएंगे, जैसे मिलीग्राम दिया हुआ है, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो मिली की जगह पर 10 टू दी पावर -3 लिखेंगे। और मोल को नंबर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मोल की जगह पर एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। तो 10 टू दी पावर -4 मिली की जगह पर 10 टू दी पावर -3, और मोल की जगह पर एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23 H प्लस आयन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ H प्लस निकाल लेते हैं। ध्यान देना कि अगर केवल pH लिखा हुआ हो और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम लोग H प्लस का मोलरिटी कभी नहीं निकाल सकते हैं। pH केवल नेचर ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हम लोग मास, नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नेचर, वेयर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स अमाउंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इससे कॉपी करो इसको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे pH कैलकुलेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। SA मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो हमारे पास 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लाइक HCl, HBr, HI, H2SO4,
HNO3, HClO3, HClO4। वाटर में सब इक्वली एसिडिक होगा और सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% dissociated in an aqueous solution। aqueous solution में 100% डिसोसिएट करेगा। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली बुक में किसी के नोट्स में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जो एनायन मिलता है, एनायन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन प्रोड्यूस्ड बाय a strong acid are neutral in nature। एक्चुअली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? जनरली क्या होता है कि इसके द्वारा एनायन जो मिलना चाहिए उसका बेसिक नेचर होना चाहिए, लेकिन इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा वो वाटर से भी कम होगा। इसमें कौन कौन एनायंस मिलेगा? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। तो ये सब जितना भी आयंस देख रहे हो ये सब ट्रीटेड एज न्यूट्रल इन एन एक्वस सोल्यूशन। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये सब का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो काफी कम होता है। एक्चुअली जब Cl माइनस के बारे में हम लोग बात करें तो Cl माइनस का एक्चुअली इसका जो Kb का वैल्यू होता है काफी कम होता है, 10⁻⁻21 होता है। और इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद HCl और OH माइनस बनेगा, HCl और OH माइनस। जनरली 9th-10th आई बोल सकते हो कि 11th-12th में भी ये दिमाग में होता है कि रिएक्शन लिखे और बैलेंस्ड हो गया तो रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। रिएक्शन तो ये भी बैलेंस्ड है, Br माइनस के साथ लिखे वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू काफी कम है, 10⁻⁻21 है। तो ये वैल्यू इसके द्वारा जो HCl और OH माइनस का अमाउंट मिलेगा ये निग्लिजिबल अमाउंट मिलेगा। तो न्यूट्रल कब बोलेंगे? देख रहे हैं कि वाटर का पिछले क्लास में बतलाए थे कि वाटर का जो Kb का वैल्यू होता है ये ऑलरेडी 10⁻, ये बतलाए थे कि 1.8 × 10⁻⁻16 होता है वाटर का Kb का वैल्यू। और वाटर का K का वैल्यू भी इतना ही होता है क्योंकि वाटर H+ का भी सोर्स है और OH- का भी सोर्स है। तो देख रहे हो कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। तो वाटर के द्वारा जो OH- मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू Cl-। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रिया जहां पर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है तो वहां पर वाटर के रिस्पेक्ट में Cl- को हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। आयनिक इक्विलिब्रिया का जहां भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा हम लोग Cl-, Br-, I-, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोरेट आयन, ClO4- सबको न्यूट्रल जैसा ट्रीट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग Kb का वैल्यू कंपैरेटिवली यूज करते हैं। जैसे Kb मिथेनाइड आयन दिया हुआ है, Kb Cl- दिया हुआ है, Kb एसीटेट आयन दिया हुआ है, तो वहां पर कंपैरेटिवली हम लोग Cl- को वीक बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रिया में जहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा ये सब कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? ये भी सोर्स H+ का है, ये भी सोर्स H+ का है, ये भी सोर्स H+ का है, ये भी H+ का है, ये भी H+ का, ये भी H+ का। एक्चुअली यहां से 2H+ मिलेगा, लेकिन ये ध्यान देना
कि 2H प्लस नाम का दुनिया में कोई स्पेसीज नहीं होता है। हम लोग इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए 2H प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसको स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है, उसको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नेम से बोलते हैं, जैसे केमिकल इक्विवेलेंस, POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो उसके लिए हम लोग स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, इक्वेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा, उसके 3 मेथड का एप्लीकेशन करते हैं। POSC मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मिलीमोल मेथड एंड मिली इक्विवेलेंट मेथड। मिली इक्विवेलेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए प्रॉब्लम बना सकते हो। होता यह है कि जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों परेशान होते हैं इक्वेशन को बैलेंस्ड करने में। खास करके जब रिडॉक्स टाइट्रेशन का प्रॉब्लम बनाते हैं तो प्रॉब्लम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और ध्यान रखना कि जब रिडॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग पढ़ते क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन है, रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन है, इक्वेशन का बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बस काम करना। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, हम लोग को इसमें पूरा पार्ट डिस्कस करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी पता करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन होगा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच रिएक्शन होता है, और वो जब रिएक्शन होगा तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा और उससे रिलेटेड जो रिएक्शन आएगा उसको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे। काफी आसान मेथड से इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट मेथड। देखो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में कुछ कुछ चेंज किए हैं। जैसे मोल की जगह पर हम लोग मिली मोल बोलते हैं। कारण क्या है कि जनरली प्रॉब्लम जब दिया रहेगा तो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहता है, लीटर में नहीं दिया रहता है। और हमारे पास मोलरिटी दिया हुआ है, और वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल नहीं आता, मिली मोल आ जाता है। तो मोल से बेहतर होगा मिली मोल से प्रॉब्लम बनाना। मिली मोल से नंबर फिर निकाल सकते हैं, मिली मोल से वेट निकाल सकते हैं, मिली मोल से मोल निकाल सकते हैं। लेकिन मोल मेथड से मिली मोल मेथड से अगर प्रॉब्लम स्टोइकियोमेट्री का बनाते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का बनाते हैं, रिडॉक्स का बनाते हैं, तो एक दिक्कत उसमें आएगा कि इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। और जानते हो कि इक्वेशन तभी बैलेंस्ड कर सकते हो जब प्रोडक्ट पता हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट पता नहीं है और रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जो रिएक्ट कर रहा है जो स्पेसीज, उसका वैलेंस फैक्टर क्या है। आगे बतलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वैलेंस फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो वैलेंस फैक्टर अगर निकाल लेते हो तो हम लोग वहां से मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और मिली इक्विवेलेंट मेथड में इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का किसी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मोल में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जितना मोल रिएक्ट करेगा उतना ही मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो मिली मोल को कन्वर्ट करेंगे मिली इक्विवेलेंट में। मिली मोल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है मिली इक्विवेलेंट में। वहां से केमिस्ट्री पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। फिर उसका एप्लीकेशन जब आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन काफी आसानी से बना सकते हो, रिडॉक्स बना सकते हो, स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम बना सकते हो, केमिकल रिएक्शन बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको बना सकते हो। और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर काफी लंबे टाइम तक चलते रहता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। एक्चुअली नोमेनक्लेचर साइंस में एक आर्ट्स पार्ट है, उसमें सीखना क्या होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म प्योरली हाइपोथेटिकल पार्ट है।
उसका एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स में बतलाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलवेज, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं वो कि रिएक्शन मैकेनिज्म इज 100% करेक्ट। हम लोग केवल ये बोल सकते हैं कि जो मैकेनिज्म प्रिडिक्ट किए हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि मान्य है हर जगह, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें नाम सुने होंगे डुमाज मेथड, गिल्डार मेथड। एक्चुअली इसके लिए एनसीईआरटी चाहे बहुत सारे बुक में एक फार्मूला लिखा रहता है, उस फार्मूला का एप्लीकेशन करते हैं, प्रॉब्लम बनता है, कभी नहीं बनता है, फार्मूला भूल जाते हैं, फिर कुछ नहीं बनता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के द्वारा, एसिड बेस साल्ट के एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉब्लम काफी इजीली बना सकते हैं। और एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर नहीं है कि एक चैप्टर आया और खत्म हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, और अच्छे से अगर बोलो तो इसको बोल सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। ये हर जगह एप्लीकेशन करेंगे। बायोलॉजी का अगर पढ़ रहे हैं तभी बेहतर समझ में आएगा, केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को एक चैप्टर जैसा ट्रीट नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट जैसा ट्रीट करना, और वो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी एक चैप्टर जो पढ़ोगे उसका अगले टॉपिक में भी जरूरत पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालेंगे, तो अगली क्लास में थोड़ा सा मिली क्वेरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर देखना है कि काफी आसानी से हम लोग जो मेथड दिया हुआ रहता है तथाकथित मेथड बनाते बनाते तबाह हो जाते हैं हम लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली नहीं समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम को काफी आसान से बना सकते हो। आप लोग को ध्यान देना है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि किसी भी प्रकार का नोट्स नहीं पढ़ेंगे, इंडियन ऑथर का कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। प्रॉब्लम बना सकते हैं, लेकिन जो बात बोल रहे हैं कि वो नहीं करना है तो नहीं करना है। और प्रॉब्लम किसी का बना सकते हैं, जब समझ में आ जाएगा अपने आप देखोगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम का तो प्रॉब्लम बनेगा ही काफी आसानी से। जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, एक एक पेज में दिया हुआ रहेगा, एक लाइन में बना सकते हो, और फिर अगला चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। बायोलॉजी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू, आज इतना ही। कल फिर 4 बजे क्लास, आप लोग को लाइव क्लास होगा।